सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से हमारे साथ कर्नल शरद शरण जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजेंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजय चौधरी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपका भी स्वागत है। हिलाल अहमद नकवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। हिलाल अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर रविंद्र राणा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में कर्नल शरद जी आप ही से करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो सवाल उठा रहा है एग्जिट पोल्स पर, जो कि लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं और कई एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन की तरफ से भी एक एग्जिट पोल अपना दिया गया है। एग्जिट पोल्स में 295 सीटें बताई गई हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बता रहे हैं। एग्जिट पोल्स में सर क्या है, तमाम सर्वे के आधार पर यह कहा गया है कि इस राज्य से इतनी सीटें, इस राज्य से इतनी सीटें। इंडिया गठबंधन का जो सर्वे आया है 295 सीटें, वो किस आधार पर आप लोग ये सीटें का जो 295 सीटें हैं उसका एक एग्जिट पोल जो है वो दे रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने पटल पे आकर अपने बात रखने का मौका दिया। देखिए, अभी आपने अपने प्रस्तावना में बताया था कि करीब 13 एग्जिट पोल्स का सर्वे आया है और उनका पोल ऑफ पोल्स भी आया है। यही सवाल हमारा भी है। जब हम किसी सिचुएशन को लेके बैठते हैं, किसी चीज़ को सॉल्व करने बैठते हैं, तो जो हमारा साइंटिफिक एप्टीट्यूड भी बताता है कि हम कुछ पैरामीटर्स लेके बैठते हैं। ठीक। तो हमारा सबसे पहले ये सवाल है, और हमने अपने जीवन में भी देखा है कि एक दौर था कि एग्जिट पोल जब टीवी पे दिखाते थे तो साथ में वो सैम्पलिंग साइज बताते थे जी। और सैम्पलिंग का पैटर्न बताते थे। सैम्पलिंग का जो पैटर्न होता था कि किस वर्ग, आयु वर्ग में कैसे कैसे कहाँ कितना सैम्पलिंग हुई है, वो सब उसके बारे में जानकारी बताते थे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि एग्जिट पोल आ जाता है, कंपनी का नाम आ जाता है, कौन सी फर्म है, कौन लोग हैं, एम्प्लॉयज़ का साइज़ कितना था, सैम्पलिंग साइज़ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी कितना था, उसका पैटर्न कितना था, इसकी कम से कम जहाँ तक मेरी जानकारी कि आम जनमानस में किसी को कोई जानकारी इस बार नहीं है। तो मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि एक लोकसभा में लगभग 17-18 लाख वोट होता है जी, और लगभग 10 से 12 लाख पोल होता है। तो उसमें क्या सैम्पलिंग साइज़ है और उसका क्या पैटर्न है, नौजवानों का क्या पैटर्न है, बुजुर्गों का क्या पैटर्न है, महिलाओं के बीच में सैम्पलिंग का क्या पैटर्न है। क्योंकि मोटे तौर पे हम और आप सब जानते हैं कि ये सब एडहॉक में बच्चे एम्प्लॉय किए जाते हैं 10,000 15,000 रुपये में। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी भी जिला मुख्यालय से 70-80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर नदी नाले के पास सुदूर इलाकों में जा कर के हज़ार 2-2, 4-4 हज़ार लोगों की ये सैम्पलिंग करते होंगे। हालांकि मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं, इसी हजरतगंज चौराहे पे नौजवान बच्चे सैम्पलिंग करते थे। जैसे कि कोई साबुन लॉन्च करना है कंपनी को, तो वो ये जानना चाहते हैं कि साबुन का कौन सा कलर पब्लिक को पसंद है, कौन सा शेप पसंद है, उसका जो कवर है वो किस टाइप का पसंद है। तो वो 10-5 लोग जो नौजवान और थोड़ा सा खलियर मिलते थे, उनके आगे लगा के पन्ने में वो सवाल पूछ के 8-10 और उस पर टिक मार लेते थे। और आप ये भी जानते हैं कि उन बच्चों से 10 फॉर्म तो नहीं मांगे जाते होंगे, 1000, 2000, 5000 मांगे जाते होंगे। तो वो कैसे भरे जाते होंगे? अगर इन पैरामीटर्स के बारे में मुझे कुछ जानकारी मिल सके तो मैं इन पे सवाल पे, मैं इन एग्जिट पोल्स की ऑथेंटिसिटी पे अपनी बात रख सकता हूँ जी। लेकिन हमने क्या किया वो मैं रख सकता हूँ जी प्लीज। समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। 75 जिलों में हमारा संगठन है और पहले चरण से आखिरी चरण मऊ से मैं परसों वापस आया हूँ। हमारा हर गाँव में हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमारा काम करने का तरीका ये है कि हम सुबह गांव में घुसना शुरू करते हैं और जिस गांव में घुसते हैं 4-4, 8-8 की टीम बना के हर गली की लेन में जाती हैं और जब हम गांव से बाहर निकलते हैं हर गांव का दरवाजा हम कवर कर चुके होते हैं। ठीक। इतने कवरेज के बाद सुबह से लेकर के शाम तक जो गाँव कवर होते हैं उसके बेस पर हम पैटर्न बनाते हैं, हम अपनी सीनियर हायर की उसका फीडबैक देते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी इतने सारे एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से 3 महीने या 6 महीने के लिए एम्प्लॉय कर सकती है। अगर कर सकती है तो मैं उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा सैम्पलिंग, मैं जो कह रहा हूं कि जो मेरा सैम्पलिंग पैटर्न खुद का, सिर्फ मेरे एक संगठन का, और मेरा संगठन समाजवादी पार्टी नहीं है, मैं तो सिर्फ इसका एक हिस्सा मात्र हूं। जो मेरी अपनी सैम्पलिंग है वो बहुत वाइड है और सुबह से शाम तक मैं अपनी 11 नंबर की बस से जो चल के आया हूं, मेरा एग्जिट पोल तो 50 के ऊपर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दे रहा है। ठीक है। मैं संजय जी का एक बार रुख करना चाहूंगा। संजय जी, 50 सीटों का वो कह रहे हैं कि हमारा जो एक हमने सर्वे किया है उसमें 50 सीटें जीतेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये सैम्पलिंग साइज पर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। एग्जिट पोल पर हमेशा से ही सवाल जो है वो
पार्टियां उठाती हैं जिनके पक्ष में कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स नहीं आते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझको लगता है कि एक तो कर्नल शरद शरण जी ने जो कहा है उसको लॉक कर लिया जाए, ठीक। और 4 तारीख की शाम को शरद जी को इनकी जो इसी चैनल पर बुला विशेषज्ञता है, लीजिएगा, आपसे उसको निवेदन। सत्य जी, की जी। कसौटी पर कसा जाए। हाँ, बिल्कुल बुला लेंगे। और मुझको लगता है चूंकि ये विशेषज्ञता की बात कर रहे हैं, तो मुझे मेरे सामने अभी जो ये कह रहे थे, तो एक्सेस माई इंडिया का मेरे पास डिटेल है जी। तो एक्सेस माई इंडिया की जो पोल है उसमें वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि 64 उन्होंने असेंबली का जो पंखा बंद करा दो जी संजय जी, उन्होंने बोलिए। पूरा अपना जो रिपोर्ट कार्ड दिया है और कितना सैंपल का जो सर्वे का साइज है वो भी दिया है। मुझे लगता है कि कर्नल जी अगर उसको देख लेंगे तो बेहतर अपनी बात को विश्वसनीयता के आधार पर कह पाएंगे। मुझे लगता है कि शायद इन्होंने अपने जो बहुत बेहतर ये सर्वे कर रहे हैं, इन्होंने जो सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं उनके जो प्रेजेंटेशन है उसको भली बात नहीं देखा है, मेरे सामने रखा है। मैं आपको भी व्हाट्सएप कर सकता हूं। मुझे लगता है इनको दिखा देंगे तो बेहतर रिजल्ट पर आ जाएंगे जी। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि किस प्रकार से ये जो एग्जिट पोल हैं ये किस प्रकार से आयोजित किए जाते हैं, इसके तरीके हैं, करने वाली एजेंसीज हैं, उनका एक साइंटिफिक प्रोसेस है। उस प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो इस बात का संदेश जरूर देता है कि रिजल्ट किस तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है कि देश की 11-13 एजेंसीज ने जिस प्रकार का रिजल्ट दिया है वो एक बात का संकेत कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लीड सरकार इस देश के अंदर बनने वाली है। आंकड़े ऊपर नीचे कुछ हो सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से आ रही है, अच्छे बहुमत के साथ आ रही है, जनता के विश्वास के साथ आ रही है। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपने विश्वास का साथ दिया है। देखिए, जब भी कोई सरकार का नेतृत्व ईमानदार होगा, सरकार बेदाग होगी, उसके कार्यक्रम जनता तक पहुंचेंगे, पहुंचने वाले कार्यक्रम भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे, निश्चित रूप से जनता उन्हें समर्थन देगी। इस देश के अंदर बदलाव हुए हैं, बदलाव का आधार देश का वंचित शोषित ऐसा वर्ग बना है जो कभी बैंक के दरवाजे पर नहीं पहुंच पाता था, आज बैंक के दरवाजे पर वो पहुंचा है, उसका खाता है, खाते में पैसा आ रहा है, पैसा भ्रष्टाचार से मुक्त होकर आ रहा है। देखिए, मैं सारी बहस के दौरान 5 साल कोई एक व्यक्ति ये नहीं बता पाया कि जिसको नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान राशि के नाम पर 2000 रुपया भेजा था, उसमें किसी एक भी व्यक्ति को पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पाई भी कम मिला हो। किसी को 1999 रुपया 99 पैसा नहीं मिला। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि देश में व्यवस्थागत परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन गरीब वर्ग के लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी साबित हुए हैं। जैसे अगर किसी को उज्ज्वला का सिलेंडर मिलना है तो कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी नौकरशाह, कोई भी गुंडा मवाली उसको मिलने से रोक नहीं सकता और जिसको नहीं मिलना है उसको दिला नहीं सकता। तो ये व्यवस्थागत परिवर्तन है। इस व्यवस्थागत परिवर्तन से नेतृत्व के प्रति विश्वास बना है और लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति होता है जिससे जनता बेटर कनेक्ट हो पाती है। संगठन से देर में कनेक्ट होती है, लेकिन पर्सनालिटी से बेटर कनेक्ट सबसे पहले हो पाती है। और मुझे लगता है कि आज देश के अंदर मोदी जी जैसा व्यक्तित्व है जो जनता से बेटर कनेक्ट हो रहा है और इसीलिए सर्वे के इस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 तारीख बहुत दूर नहीं है, ये परिणाम निश्चित रूप से उस परिणाम की ओर इशारा कर रहे हैं और जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनसे बेहतर भारतीय जनता पार्टी करेगी, ऐसे हमारे भी सर्वे के संदेश हैं। मतलब आप भी जो है वो सर्वे पर यकीन नहीं कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इससे भी बेहतर हम परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, हिलाल अहमद नकवी जी का एक बार रुक कर लेते हैं। हिलाल जी, आप राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देखिए ये मीडिया का पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है। तो ये सारे की सारी जो एजेंसीज हैं वो जब एग्जिट पोल दे रही हैं तो अपनी जो एक देखिए एक विश्वसनीयता है, आखिर कोई क्यों दांव पर लगाएगा? आप देखिए 13 से ज़्यादा एजेंसियां हैं जिन्होंने एग्जिट पोल दिया है। आपको लगता है सभी अपनी विश्वसनीयता कम करने के लिए इस तरह का झूठा एक एग्जिट पोल दे सकते हैं क्या? जबकि एक्यूरेसी की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर एजेंसियों का कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है वो सही ही साबित होता है। तो ऐसे में कैसे ये कहा जा सकता है कि सारी की सारे जो एग्जिट पोल्स हैं वो खराब हैं?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक इसका प्रश्न उठता है कि कोई अपनी साख को क्यों दांव पर लगाएगा, जी तो ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले जितने भी एग्जिट पोल आए थे वो सारे के सारे एग्जिट पोल सही थे, बिल्कुल। और उन सारे एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे वो सारे सही थे। अभी हाल के एग्जिट पोल देख लीजिए, बहुत से हैं। कर्नाटक की अगर हम बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की कर ले, बंगाल की बात कर ले, इन सारी जगहों के ऊपर एग्जिट पोल जो है वो गड़बड़ाए थे। तो जाहिर सी बात है, साख के ऊपर तो बट्टा अगर इससे लगता है तो वो लग चुका है बट्टा। एक बात। दूसरी बात ये, साख के ऊपर तो पता नहीं कितने मतलब न्यूज चैनल्स जो हैं उन्होंने अपने जो है वो दांव पे लगा दिया अपनी साख को। उनके लिए क्या क्या नाम कहे जा रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया उससे भरा पड़ा है। तो वो भी जो है वो साख पे उनकी दांव लगी है, और वो साख आज कितनी, ये हम और आप दोनों लोग जानते हैं। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात ये है कि जहां तक कि इस एग्जिट पोल का सवाल उठता है, देखिए, एग्जिट पोल को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, ये तो हमेशा चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसका पूरा अधिकार होता है कि हम एग्जिट पोल को मानते हैं, हम एग्जिट पोल को नहीं मानते। जी। लेकिन जब एग्जिट पोल जो है वो ये दिखा दे कि बेरोजगारी का कोई असर नहीं है, बेरोजगार लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से खुश होकर के और ज्यादा वोट दे रहे हैं, जिस तेजी से जो नौजवान है उनके लगातार हर जगह पर्चे लीक हो रहे हैं, उनके जो है वो एक मरता नहीं सालों साल से एग्जाम देते चले आ रहे हैं, उनके अभी तक की नौकरी नहीं मिली है, वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है इस बात से खुश होकर के। या जहां के ऊपर 8-8 महीने 9-9 महीने हो गए, उनका रिजल्ट आ गया है, सिलेक्शन हो गया, उनको ज्वाइन नहीं कराया गया, वो जाकर के खुश होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे आएंगे। ये जिस तरह से जो भ्रष्टाचार का आरोप हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ने अपनी उस पर लगाया है कि अंबानी जी और अदानी जी के जो है वो टेम्पो जो है वो ब्लैक मनी के घूम रहे हैं, वो तो उन्होंने ही इल्जाम लगाया ना भ्रष्टाचार का। इस भ्रष्टाचार के बावजूद भी लोग खुश होकर के जाकर के और ज्यादा वोट देना शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये वो चीजें होती जो बड़ी छोटी छोटी चीजें होती जो कोई भी व्यक्ति देख सकता है। एक बात जो कही जाती है, जिसको कि जो शब्द हमको पसंद नहीं, लेकिन क्योंकि यही शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम भी कर रहे हैं, ये जो लाभार्थी की बात की जाती है, तो साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि कौन सी वो सरकार है जो इनको अनाज देना बंद कर देगी। ये तो फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उनका अधिकार है, जो कि कांग्रेस पार्टी ने 2012 में दिया था, उसके अंतर्गत इनको मिल रहा है पूरा का पूरा खाद्य। कौन सी सरकार है जो इसको बंद कर देगी, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जो आती है कि मनरेगा में सालों साल से कितने लोगों को अधिकार के तहत उनको वहां के ऊपर नौकरी मिल रही है, और जब कोरोना हुआ है तो कोरोना में अगर उनके पास कोई रोजगार का माध्यम था तो वो जो है वो मनरेगा ही था। तो क्या वो लोग जो है वो कांग्रेस से खुश होकर के, कांग्रेस की नीति से खुश होकर के कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे? आप अगर ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को लाभ मिल रहा है तो वो वोट कर रहा है, तो लाभ तो वो भी मिल रहा है। क्या सरकारी अफसर जिनकी की पेंशन स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दी थी, वो आज बहुत ज्यादा खुश हो गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा वोट देना शुरू कर दिया है? ये वो चीजें होती हैं जो जमीन पर दिख रही हैं। भ्रष्टाचार जमीन पे दिख रहा है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा जो चंदे का धंधा बना हुआ था वो उसको जो है उजागर किया है, वो क्या नहीं दिख रहा है लोगों को? तो लोग इन सारी चीजों इस पर मैं तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी राय लूंगा कि आखिर ये जो तमाम मुद्दे हैं जनता पार्टी को और ज्यादा एग्जिट पोल्स में इनका इसको असर जो है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है हिलाल जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। राजेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र सर, आप ये बताइए कि ये जो तमाम मुद्दे जो हिलाल जी ने बताए हैं और सैंपलिंग की बात जिस तरह से की है कर्नल शरद शरण जी ने, आपको क्या लगता है ये जो एग्जिट पोल जो सामने आया है, क्या यही एग्जैक्ट नतीजों में भी परिवर्तित होगा, या फिर आप भी इसमें कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं एग्जिट पोल कई का रिपोर्ट लेके आया हूँ जी। कई एग्जिट पोल इसमें सही हुए हैं और कई गलत हुए हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं जी, उनके एग्जिट पोल फेल भी हुए हैं छोटे छोटे राज्यों में। मैं आपको उदाहरण दूं कि उसे वेस्ट बंगाल की बात हुई जी। तो वेस्ट बंगाल में जितने भी थे, जो भी चाणक्य से लेके जितने भी आपको सियोटर से लेके जितने भी थे, सबके एग्जिट पोल जो है फेल हुए। एक एग्जिट पोल वहाँ का था लोकल, इकॉन विश्वा बांग्ला संघवाद, इसने 217 दिया था टीएमसी को 216 मिला। इसने दिया था बीजेपी को 63-77 मिला। तो ऐसा नहीं है,
जो 15-14 देते हैं, इसमें एक होता है, ये लोकल था, जी। इसका एग्जैक्ट आया। बाकी जितने चाणक्य से लेके जितने बड़े थे इन सब का फेल हुआ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ वेस्ट बंगाल का, जी। मैं किसी संख्या पर नहीं जा रहा हूँ, जो रिजल्ट है वो बता रहा हूँ। अब आप देखिए 2017 में जी। 17 में जब आपका यूपी का इलेक्शन हुआ तो उसमें भी किसी का भी जो है एग्जैक्ट पोल जो है उतना सही नहीं आया था, सब ने अपने अलग अलग दिए थे सब, ठीक है। लेकिन एक दैनिक भारत एक एग्जैक्ट पोल था 2017 में जिसने 312 दिया, 309 दिया था, 312 मिला बीजेपी को। और जितने बड़े एग्जिट पोल थे किसी ने भी 300 के ऊपर नहीं दिया। जितने भी हम ले लें, चाहे चाणक्य ले लें, एक्सिस ले लें, सी वोटर ले लें, इंडिया टीवी फॉरेस्ट कर लें, एबीपी, CSDS ले लें, देखो, ठीक है। तीसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका 2023 में छत्तीसगढ़ में जो हुआ, छत्तीसगढ़ में सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, सब कांग्रेस की बना रहे थे, वो होगा। अब आप आइए, मैं एक एक बता रहा हूँ। 2015 में दिल्ली में एग्जिट पोल जो है किसी का भी एग्जिट पोल जो है सही नहीं आया, सब ने 30, 35, 40 तक दिए थे, लेकिन वहाँ 67 मिली। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये नहीं, जो नहीं, एग्जिट नहीं, पोल लेकिन सही भी हुए हैं। मैं आप दिखा रहा हूँ, देखो, अब यही एग्जिट पोल 2004 में जो लोग फिगर दिए थे एनडीए को कि बहुमत सरकार बना रही है, नहीं साबित हुआ, बनी, यूपीए मिली, हाँ। लेकिन आप आगे आइए 2009 में भी, लेकिन 2014 में इसी चाणक्य ने 340 का फिगर दिया था एनडीए को और उसको 336 मिला, ठीक है। और यही आपके एक नहीं, दूसरे और जो सारी एजेंसी ने अच्छा दिया था, इन्होंने कांग्रेस को दिया था, यूपीए को दिया था 60, उसमें 97 दिया था, 60 मिला। अदर्स को दिया था 148, 147 मिला। अब 2009 में आई है, 2009 में किसी ने भी जो है यूपीए को 200 से ऊपर नहीं दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 262 आया। अब आप आइए 2019 में, 2019 में भी 2 के फिगर एकदम सही आए थे। वो 2019 में अब यही दो इंडिया टुडे एक्सिस ने दिया था 352, और जो रिजल्ट आया 353 आया प्लस माइनस। चाणक्य ने दिया था 350, 14 प्लस माइनस 353 आया। बाकी सबके फेल हुए। तो ऐसा नहीं है, यह एग्जिट पोल आए भी हैं, सही भी आए, गलत भी आए। ओसी एजेंसी के एग्जिट पोल छोटे छोटे राज्यों में असफल हुए हैं। आप ये कह रहे हैं 2014 से एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ गई है क्या? नहीं, एक्यूरेसी की बात नहीं कह रहा हूं मैं। सवाल देखो, जब क्लोज कॉन्टेस्ट होता है तो सैंपल साइज जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एग्जैक्ट है। तो इसलिए किसी के उस पे जो है आप एकदम नहीं कह सकते, रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये गलत है, ना आप कह सकते हैं सही है। आप कह रहे हैं कि ये क्लोज फाइट थी या नहीं थी लोकसभा चुनाव में? देखिए, हर स्टेट का, जैसे मैं तो पूरा देश घुमा हूँ, देखिए, तमिलनाडु से लेके उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से सारे राज्य में, हर राज्य का नेचर अलग था जी, क्लोज फाइट थी। देखिए, जैसे तमिलनाडु में कि जो जैसे बीजेपी को दिखा रहे हैं, उसका कारण जो एक लॉजिक दिखाई दे रहा है, इन्होंने एक IPS को वहाँ का जो रिजाइन करके नेतृत्व सौंपा, वहाँ हाँ डीएमके पिछले 40 साल से 60 से लेकर कांग्रेस इन्हीं दोनों का राज्य है, ठीक है। तो AIDMK पूरी तरीके से टूट चुकी है, स्टालिन स्टैंड कर रहे हैं इस समय। वहाँ 2 धड़े हैं, एक जो है द्रविड़ वाले, दूसरा प्रो जो है हिंदुत्व उसमें आते हैं। जो AIDMK था उसको धीरे धीरे, उस AIDMK टूटते हुए धड़े को धीरे धीरे बीजेपी मत करे। वो 10 साल लग गया, 15 साल लगा, कब बनेगी अलग है। तो हर जैसे यूपी में जैसे मान लो अभी मीडिया था 2 में बटा, अब जो नेशनल सारे मीडिया थे एक तरफा चल रहे थे, सोशल मीडिया खोलो तो दूसरा चल रहे थे। मेरे कहने मतलब मैं केवल इस पर एग्जिट पोल पर बात कर रहा हूँ। एग्जिट पोल का एक मेथड होता है, सैंपल साइज होता है, और दूसरा है कि पहले चरण से लेके 7वें चरण तक 19 अप्रैल और 1 जून, तो 6 चरण के लिए काफ़ी टाइम भी मिला है। अब इसमें कितने ईमानदारी से किसने किया है, क्या नहीं किया, 295, 400 फिगर पर, क्योंकि मेरे पास तो कोई मेथड है नहीं मैं कहना। लेकिन एग्जिट पोल पास भी हुए, एग्जिट पोल फेल भी हुए, इसलिए कहना कि सही है या गलत है ये तो 4 को पता चल पाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन आप देखिए कुछ एजेंसियों के जो ऑनर हैं या फिर उसको लेकर जो सर्वे करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा एक दिन का नहीं है, हम पूरे 365 दिन जो है वो सर्वे करते हैं, और उसके आधार पर लोगों का क्या सोचना है उस आधार पर हम अपना एग्जिट पोल देते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन एग्जैक्ट जो नतीजे हैं वो 4 जून को पता चल जाएंगे। हम डॉक्टर रविंद्र राणा जी का एक बार रुख कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर रविंद्र राणा जी, पहले चरण का जब चुनाव हुआ, दूसरे चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद तमाम बातें निकलकर सामने आई, तमाम इश्यूज बताए गए कि ये नाराज़ हैं या वो नाराज़ हैं, या अग्निवीर का विरोध हो रहा है, ये
आपको लगता है कि धरातल पर ये तमाम मुद्दे थे या फिर राम मंदिर का कहीं अंडर करंट था, वो काम कर गया है? एग्जिट पोल तो कुछ इसी तरह की कहानी बयान कर रहे हैं, आपका क्या एनालिसिस कहता है? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले 3 चरणों का जो चुनाव था वो पूरी तरह से जातियों में बटा हुआ चुनाव दिखाई दे रहा था और जातियों के आधार पे ही एनडीए भी लॉबिंग कर रहा था और इंडिया के भी जो पूरी बिसात बिछाई थी इंडिया ने, वो भी जातियों को लामबंद करने के आधार पे ही बिछाई थी। इसमें राजपूतों की नाराजगी एक बड़ा फैक्टर था जो काफी जोर शोर से चली और फिर शुरुआत पहले चरण से हुई उसकी, मुजफ्फरनगर से, और फिर हमने देखा कि पूरे देश में उसकी काफी तेजी से चर्चा हुई, पंचायतें होती रही जी। इसके अलावा कई और सारे फैक्टर्स थे। यहाँ पे मुस्लिम्स एक तरह से यूनाइट होकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे थे ग्राउंड पे, और बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति यहाँ पर नहीं थी। उनका वोट बैंक हर जगह बिखरता हुआ दिखाई दिया और दलितों के अलावा वो कोई दूसरा वोट नहीं ले पाए। लेकिन असल में था क्या कि महंगाई का मुद्दा भी जमीन पे था, बेरोजगारी भी थी, ये नाराजगियां भी थी, लेकिन इसके इतर कई और सारे फैक्टर्स थे जो काम कर रहे थे, जिन्होंने मुझे लगता है असर डाला है और जिसकी वजह से एग्जिट पोल में इस तरह की संभावनाएं जताई गई हैं। जैसे जैन चौधरी एक बड़ा फैक्टर थे इधर जी। किसान आंदोलन में जैन चौधरी ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और ये किसानों की बेल्ट है। इधर किसान आंदोलन में यहाँ के लोग शामिल हुए बड़ी संख्या में। जैन चौधरी ने लगातार पंचायतें की और जिस वक्त वो इंडिया के साथ थे तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाला बदला तो शुरुआत में वो नाराजगी तुरंत से डाइल्यूट नहीं हुई और जब एक्सपर्ट्स उसको भांप रहे थे तो शुरुआत के दिनों में लग रहा था कि शायद ये वोट बैंक शिफ्ट नहीं हो पाएगा बीजेपी और जैन की तरफ, ये इंडिया के साथ ही रह जाएगा और इसका नुकसान झेलना पड़ेगा एनडीए को। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा जैसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, उसके बाद फिर जिस तरह से कई सारे कैंडिडेट्स सामान्य कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जैन चौधरी ने, जो एकदम जमीनी कार्यकर्ता थे जिनके पास पैसा वैसा भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो अल्टीमेटली अपने कैडर वोट को मोबिलाइज करने में कामयाब दिखाई दिए और वो यूनाइट होकर के एक तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। अब दूसरा सवाल ये था कि जो इधर सारी सीटों पे 2-2.5 लाख के करीब वोट बैंक ऐसा है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं। छोटी जातियों से मेरा मतलब है संख्या में छोटी हैं वो उनकी एक बड़ी संख्या बैठती है कलेक्टिवली किसी भी सीट पे 2-2.5 लाख की जी। उनको कोई भी उनका आकलन नहीं करता जनरली, और वो अदर बैकवर्ड कास्ट है मैक्सिमम। तो हम ये देख रहे थे कि पिछले 2014 और 19 के बाद से लगातार वो बीजेपी के साथ मजबूती से चिपकी हुई हैं, वो बीजेपी को वोट करती रही हैं और इस चुनाव में भी उनका मोह भंग नहीं हुआ। और उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए बीजेपी ने बहुत रणनीतिक ढंग से यहाँ जितनी रैलियां हुई हैं, वो चाहे मोदी जी की रैलियां हुई हो, वो चाहे योगी जी की रैलियां हुई हो, उन सब में छोटी छोटी जातियों के बड़े नेताओं को मंचों पर जगह दी। जब पहली रैली मोदी जी और ने सर ये पानी लेकर कसम जो दिलाई जा रही थी, ये माहौल जो है वो बनाया जा रहा था कि अब देखिए अब पानी लेकर लोग कसम खा रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं, और ये कहा जा रहा था कि अग्निवीर को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों में है। तो क्या वो धरातल पर दिखाई नहीं दिया? क्या उसका असर आपको नहीं लगता है कि इस एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं मिसिंग है? देखिए, ये जो कस्मों वाली बात है, ये राजपूत समाज के कुछ नेता ये मोबिलाइज कर रहे थे, वो लीड कर रहे थे। और जो बड़ी से बड़ी पंचायतें हैं उनमें जो लोगों के इकट्ठा होने की संख्या है वो औसतन 20 से 30 हजार के आसपास कई सभाओं में ऐसी बताई गई। हमने देखा भी कि अच्छी स्ट्रेंथ थी। लेकिन होता क्या है कि कॉमन वोटर उसमें जाके वहां शपथ नहीं लेता है। वहां शपथ लेते हैं कुछ नेता, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, और कॉमन वोटर जब वोटिंग के दिन हम लोग घूम रहे थे तो हमने देखा कि जो 50 साल से ऊपर की महिलाएं थी, हमने उनको ये कहते सुना कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर सकते, भले ही हम बीजेपी को वोट नहीं दें। तो एक तो उनका वोटिंग परसेंटेज डाउन हो गया। उनका ये मानना है, एक तो वो राजपूत समाज कोर वोटर है बीजेपी का लंबे समय से जी। दूसरा, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद इस पूरी बेल्ट में सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है और इस वाले मोर्चे पर उनको लगता था कि योगी सरकार ने बेटर परफॉर्म किया है। तो यहाँ ये वाला फैक्टर काम कर रहा था, इसका अंडर करंट था। अंडर करंट क्या, बल्कि खुले तौर पे लोग कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर तो
कंपैरेटिवली बेटर हुआ है योगी सरकार में, और अब उस तरह के रिस्क फैक्टर्स नहीं है। हालांकि बाकी सारे मुद्दे हवा में थे, लेकिन अल्टीमेट मुझे लगता है कि फाइनली जब वोटर बूथ तक गया तो जाते जाते उसके मन में ये सारे मुद्दे हावी हो गए। उसके मन में बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये थोड़ा पीछे चला गया। जी ठीक है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये जो तमाम जो छोटे छोटे मुद्दे हैं या क्षेत्रीय स्तर पर हमने देखा कि किस तरह से लोगों की कई ऐसे मुद्दे हैं, कई नाराज़गियां हैं जो सामने आ रही थी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि ऐसी भी जातियां हैं जिनका कोई आकलन नहीं करता है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चिपकी हुई हैं। चलिए इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए एक बात दिखाते हैं आपको एग्जिट पोल और तमाम राज्यों में एनडीए और इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है। जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, आपको बता दें कि जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें एक विक्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए को दिखाई जा रही है। सारे ही एग्जिट पोल्स का अगर हम जिक्र करें एक बार, तो उसमें एनडीए जो है वो सीधे तौर पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र जो है वो वहाँ की बातें करेंगे तो किस तरह से कितनी सीटें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। अवध क्षेत्र की 23 सीटें हैं और पूर्वांचल में 26 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, अलग अलग जो पूरे क्षेत्र हैं वहां पर कितनी सीटें हैं, और इसका भी जो है वो एग्जिट पोल सामने आया है। बुंदेलखंड रीजन जो है वहां पर 4 सीटें हैं, तो ये कुल 80 उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उसका भी एग्जिट पोल सामने आया है। और उसमें भी कहा जाए कि जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए जो गठबंधन है उसमें भी एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो कहीं ना कहीं स्वाति नजर आ रहा है इस पूरे अगर एग्जिट पोल की अगर बात की जाए। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बात करें तो देखिए 5 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, और 5 लोकसभा सीटें वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सी वोटर का एग्जिट पोल है जिसमें आप देखिए कि सी वोटर जो है वो एनडीए को 5 सीटों देता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर एक भी सीट पाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और अदर्स की अगर बात की जाए तो उनका भी यहाँ पर खाता जो है वो खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये उत्तराखंड की बात हो गई, जहाँ पर आप देखिए कि इंडिया गठबंधन यहाँ भी एक भी सीट पाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर आप देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां भी एक बहुत बड़ा गैप अगर हम देखें तो दिखाई दे रहा है क्लियर। जिस तरह से ये एग्जिट पोल सामने आए हैं, चाहे वो सी वोटर का हो, एक्सिस माई इंडिया का हो या फिर टुडे चाणक्य का, जितनी भी एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अंतर इंडिया गठबंधन और एनडीए में दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। उत्तराखंड में आपने देखा कि 5 सीटें हैं जिन पे एनडीए जो है वो पूरी तरह से जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर आप देखिए सी वोटर का ये सर्वे है जिसमें 62 से 66 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों यानी कि एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पर इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है 15 से 17 सीटें, और बीएसपी का खाता यहां भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये 15 से 17 सीटें जो है वो मैक्सिमम 17 अगर मानकर चलते हैं तो पिछली बार के मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़त मिलती हुई स्वाति नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी है, और सहयोगियों की मिला लें तो 64 सीटें हैं। तो इसमें कहा जाए कि स्थिति जो है वो बिल्कुल वैसी ही एग्जिट पोल्स में भी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान या फिर फ़ायदा फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में आप देखिए कि एनडीए जो है वो 5 और इंडिया अलायंस जो है वो 0 यहाँ पर, और अदर्स की बात की जाए तो अदर्स जो है वो कहीं ना कहीं 0 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बिहार का है जहाँ पर एनडीए को 34 से 38 सीटें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, तो इंडिया अलायंस को 3 से 5 सीटें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। बिहार की बात करें तो बड़ा ही दिलचस्प हमने नज़ारा वहाँ पर देखा है स्वाति। लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव जो है वो पूरी तरह से कहा जाए कि एक रैलियां करते हुए नजर आए, लेकिन जो आंकड़े हैं वो एनडीए को बढ़त जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो यहाँ पर 26 से 28 सीटें एनडीए को दिखाई दे रही हैं। इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये अलग अलग राज्यों का जो पूरा ब्यौरा है वो कुछ इस तरह से सामने आ रहा है, और इसमें एनडीए जो है वो एक बहुत बड़ी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुद्दे तमाम थे, उस पर क्या असर हुआ है क्या नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात कर ले, यहाँ पर देखिए एनडीए को 10 से 11 सीटें, कुल 11 सीटें, और जिनमें 1 सीट कहा जाए कि इंडिया गठबंधन को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। भूपेश बघेल वहां पर लगातार जो है वो सक्रिय है, और भूपेश बघेल एक बड़े नेता छत्तीसगढ़ के माने जाते हैं, लोकप्रियता भी है, लेकिन क्या वो लोकप्रियता भुना पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। पश्चिम बंगाल देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर होने वाला है। इंडिया अलायंस को आप यहाँ पर देखिए 1 से 3 सीटें,
और अदर्स को 13 से 17 सीटें। अदर्स में यहाँ पर आप ये देखिए कि टीएमसी भी आती है। एनडीए को 23 से 27 सीटें यहाँ पर, यानी कि पिछली बार की अगर बात की जाए तो 18 सीटें थी, 18 सीटें अब बढ़कर जो है वो 23 से 27 सीटें यहाँ पर सर्वे के मुताबिक मिल रही हैं। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, 2 से 3 सीटें। इंडिया अलायंस यहाँ पर 4 से 5 सीटें, और अदर्स की अगर बात की जाए तो 6 से 7 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। गुजरात की बात की जाए, एक बहुत बड़ा गढ़ जो है वो कहीं ना कहीं माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, और एनडीए यहाँ पर 25 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक सी वोटर का ये सर्वे है, इंडिया अलायंस यहाँ पर 1 सीट जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा आंकड़ा है एग्जिट पोल्स के मुताबिक, वो ये इस तरह से कुछ जो है वो बयान करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 25 सीटें एनडीए और इंडिया अलायंस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स का यहाँ भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, हर राज्य का आपने जाना कि किस तरह से एग्जिट पोल जो है वो सामने आ रहा है। मैं शरद शर्मा जी का एक बार रुख कर लेता हूँ। शरद जी, जिस तरह से आपने देखा डॉक्टर रविंद्र राणा, उनका ये कहना है कि कई मुद्दे थे, आपने देखा कि कसम जो है खिलाई जा रही थी, पंचायतें हो रही थी, लेकिन कई ऐसे मुद्दे और भी थे जिनकी वजह से वोटर जो है वो, जैसे कि उन्होंने कहा, राजपूत जो वोटर्स हैं, खासकर महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर ज़्यादा भरोसा करती है, और आप ये मानकर चल रहे थे कि पूरा राजपूत वोटर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़ है, तो उसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ये छोटा सा एक फैक्टर है। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो आपको वोट मिला है, राजपूत वोटर जो नाराज़ हुआ है बीजेपी से, उसका फ़ायदा आपको मिला है? देखिए, जहाँ तक अगर जातिगत समीकरण की और नाराजगी की बात करें, सिर्फ जातियों पे आधारित अगर आप बात करें जी, इस बार का चुनाव बाकी चुनावों से बिल्कुल भिन्न था। किसी भी पर्टिकुलर समाज के नेता के आह्वान पे सभी लोकसभा में वोट नहीं पड़ा है। हर लोकसभा में अपनी अपने समीकरण थे, जातीयता का अपना अपना कॉम्बिनेशन था, और अगर हर अगल बगल की सीट का पैटर्न दूसरे सीट से बिल्कुल भिन्न था कहीं कहीं तो हम उसको एक पैटर्न पे नहीं देख सकते। आप शायद जो रेफरेंस दे रहे हैं वो उस घटना का दे रहे हैं जो गुजरात में हुई, और उसका जो असर है वो बलिया और गाजीपुर तक गया है। देखिए, छुटपुट असर हर चीज़ का होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, उसको देखने का अपना अपना नज़रिया भी होता है। राणा जी काफ़ी वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने अपने अनुभव से जिन महिलाओं से बात किया है, हो सकता है उन महिलाओं को सुरक्षा के पैटर्न पे उनका अपना एक सोच हो, उसके बेस पर उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन एक साधारण महिला से, किसी से परिवार की महिला से पूछिए जिसके 18, 20 साल, 25 साल का बच्चा होगा, उसको ये चिंता होगी, खास तौर से पश्चिम बेल्ट में उसको ये चिंता होगी कि मेरा लाल जब फौज में जाए तो वहाँ से पेंशन लेके आए, ना कि 4 साल के बाद अग्निवीर बन के वापस आ जाए। मेरा लाल ऐसे प्रदेश में ना पैदा हो जहाँ पे 13 बार पेपर लीक हुए हों। और जो बच्चा 2014 में 18 साल का था, आज 2024 में वो बच्चा 28 साल का है और बेरोजगार और माँ की छाती पे बैठा है। कोई माँ कैसे कहेगी कि सरकार ना बदलो? और हमारे गांव देहात की भाषा में भी हम बोलते हैं कि रोटी उलटते पलटते रहो वरना जल जाएगी। गांव में एक बहुत बड़ा करंट ये भी है कि इस सरकार में बहुत ज़्यादा तानाशाही की प्रवृत्ति और अहंकार आ गया है। अब ये सोचती है कि किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ना आरक्षण देने की ज़रूरत है, ना रोजगार देने की ज़रूरत है, बस इनसे घंटी बजवा के वोट ले लो। जब ये ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी सरकार में आता है तो 70-80 साल का इस देश का हिस्ट्री देख लीजिए, आम जनता तुरंत कहती है कि अब ये पुराने प्रधान जी हो गए, अब कोई गांव में नया प्रधान चुनो जो गांव की थोड़ा सेवा करे, हैंडपंप लगवाए, गली में खड़ंजा डलवाए। और वास्तविकता भी यही है, जब भी सरकारें बदलती हैं, कहीं ना कहीं जब नई सरकारें आती हैं, नई ऊर्जा, नई सोच और नई विचारधारा के साथ आती हैं, और विपक्ष में बहुत सारे सबक लेके आती हैं बैठ के, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां से हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी, मैं वहीं लेके जाना चाहूंगा। 13 एग्जिट पोल हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता साथी ने यह बताया कि उनमें से एक्सिस का उनके पास पैरामीटर्स हैं। मेरी आप एक बात बताइए, जब ये चैनल कल रात में सारे पोल्स दिखा रहे थे, तो ये जो चैनल्स पोल्स दिखा रहे हैं उन्होंने पैरामीटर्स टीवी पे क्यों नहीं दिखाए? मैं भी एक बड़ी पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूं, आखिर क्या मैं ये चीज़ गूगल पे और टीवी पे और आम जनमानस के लिए पटल पे अवेलेबल हो, ये नहीं चाहूँगा। मैं भी चाहूंगा कि जिस आम जनता ने भरी दोपहरी में भाग दौड़ करके धूप में लपट में वोट डाला है, उस वोट पे लोग एक बात कह रहे हैं कि ऐसे पैटर्न पे वोटिंग हुई, तो क्या ये पोल दिखाने से पहले हर चैनल को 10 मिनट लगाना नहीं चाहिए था ये पैरामीटर बताने में कि मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता साथी के व्हाट्सएप पे पढ़ूंगा कि वो पैरामीटर क्या है, और वो भी 13 में 1?
क्या ये छलावा नहीं है? मैं तो कहता हूँ ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। और अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो जो लोग वैधानिक चीज़ों को और लीगल एंगल्स को समझते हैं वो ये समझते होंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है। लोकतंत्र में 142 करोड़ की जनता के जनमानस का मत जो सीक्रेसी के साथ बटन दबा के डाला गया है, उस पर जिस तरीके से आप गैस वर्क करके और आप मतगणना में शासन और प्रशासन को प्रभावित करना चाहते हो, ये खेल हम भी जानते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 दिन पहले ये बिल्कुल क्लियर बता दिया था, इंडिया गठबंधन के भी नेताओं ने क्लियर बता दिया था कि जब एग्जिट पोल आएगा तो सारे के सारे चैनल 300 सीट के ऊपर दिखाए जाएंगे और उसका मकसद होगा प्रशासन को प्रभावित करना, कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ना और आम जनता में ये कन्फ्यूजन करना कि हो सकता है आप भाजपा से नाराज हों, बाकी लोग ना नाराज हों। लेकिन एक चीज़ इसमें और भी है, जो चैनल पहला 10 मिनट खा गए और पैरामीटर नहीं बताया, उनमें से 3 प्रमुख लोगों के पास 45 के ऊपर चैनल हैं हिंदुस्तान में, और ये 3 लोग उन 22 लोगों में आते हैं जिनके पास देश के 71% आबादी से ज्यादा के संसाधन स्थापित हो रखे हैं। आप ये बताइए, ऐसी व्यवस्था के अंदर अगर वो चैनल पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाएंगे तो क्या इंडिया गठबंधन की बनाएंगे? तो ये बहुत नेचुरल है। और इतना और समझ लीजिए, आज की तारीख में गांव-गांव, हर घर, हर आदमी के पास मोबाइल है, मोबाइल पे गूगल है, मोबाइल पे यूट्यूब है। अब पत्रकार साथियों को भी हर दरवाजे पे कुंडी खड़का के अपनी आवाज़ सुधारने का रास्ता मिल गया है, और हर आदमी को, वो जिसको एक न्यूट्रल आदमी, एक जिम्मेदार पत्रकार समझता है, उसको सुनने का मौका मिल गया है। तो सिर्फ हम नहीं, आम आदमी को भी पता था कि जब एग्जिट पोल आएगा तो 300 के ऊपर ही खुलेगा। चाहूंगा बस एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा सर। 2004 का हमने एग्जिट पोल देखा, 2009 का देखा, 2014, 2019 का एग्जिट पोल देखा, लेकिन 2004-2009 का एग्जिट पोल जो है वो सच साबित नहीं हुआ। उसमें अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को विजेता बताया जा रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो कुछ दूसरा आया 2004 की। उसमें अगर सीटों का अंतर देखें हम तो जिस तरह से आज एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, एवरेज जो है वो 380 सीटें जो है वो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। कोई 360 से 400 दिखा रहा है तो कोई 350 से 385 तक दिखा रहा है। तो अगर 100 सीटें भी हम मान लीजिए कम कर दें एग्जिट पोल से, तो भी भारतीय जनता पार्टी तो बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। और यही पैटर्न उसमें भी दिखाई दिया था जब एग्जिट पोल आया 2004 की बात करें तो। अगर 100 सीटें भी कम करते, आपको लगता है ये जो एग्जिट पोल सामने आया है ये बिल्कुल उल्टा इसका हो जाएगा? देखिए, आपने एक अच्छी बात रखी, और हालांकि आज की तारीख में अटल बिहारी जी और प्रमोद महाजन जी हमारे बीच में नहीं हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन 2004 का कैंपेन प्रमोद महाजन जी उसी तरीके से चला रहे थे जैसे आजकल सरकार में पीयूष गोयल और अमित शाह जी का दखल है। और उन्होंने इंडिया शाइनिंग का कैंपेन तैयार किया था, और अटल बिहारी जी बहुत अति उत्साह में थे कि उनकी सरकार दोबारा रिपीट होगी। और जब कहीं ना कहीं सरकार बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, इंस्टीट्यूशन जब उनके हाथ में होते हैं, तो धरातल का फीडबैक नहीं मिलता है, आसपास चाटुकार और चापलूस व्यवस्था तैयार हो जाती है। तो मैं मोदी जी और अमित शाह को भी दोष नहीं देना चाहूँगा। हो सकता है उनके आसपास को जो इकोसिस्टम है वो उनको बता रहा हो कि हम 400 पार जाएंगे, लेकिन मैं तो एक आम कार्यकर्ता के तौर पे गली गली बाजार बाजार गया हूँ और जो लोगों से बातचीत की है तो लोग कह रहे हैं कि मेरे लाल की तनख्वाह अगर फौज में देश नहीं दे सकता है तो ये कौन सी 5वीं इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये कौन से विश्व गुरु हैं और ये कौन से विश्व राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जवाब ले लेता हूँ अब। लेकिन देखिए, एजेंसियों का ये सर्वे सामने आया है जिसमें वो इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आंकड़े हैं, ये सिर्फ अनुमान है। एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो 4 जून को ही आएगा। लेकिन संजय जी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए हम ज़मीन पर उतरकर हमने देखा है कार्यकर्ता की तरह, और ये वो मानने को तैयार नहीं है कि ये एग्जिट पोल जो है वो सही होगा। उनका ये कहना है कि ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। जिस तरह से इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जब तर्क सत्य की कसौटी पर खरे नहीं उतरते और पुराने रिकॉर्ड दोहराए जाते हैं तो ऐसे ही तथ्य रखे जाते हैं जो सत्य की कसौटी पर समय आने पर खरा नहीं उतरते। ये अग्निवीर योजना की बात कर रहे थे। देश में सबसे ज्यादा अगर सैनिक कहीं से जाते होंगे तो वो राजस्थान में जाते होंगे। विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव में तो राजस्थान में भी चुनाव हुए थे। आपने इस विषय को राजस्थान में भी रखा था, आपने महंगाई के विषय को राजस्थान में भी रखा था, 5 राज्यों में भी रखा था जी। लेकिन वहां की जनता ने क्या परिणाम दिया? किसानों का मुद्दा तो 2022 के चुनाव के पहले हो गया था।
उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव के पहले चरण में साफ हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम में किसानों का विरोध बहुत ज्यादा है। परिणाम क्या हुआ हमें भी पता है, आपको भी पता है। किसानों का सबसे बड़ा हिंसक जो प्रदर्शन था वो लखीमपुर में हुआ, और लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में 7 की 7 सीट जीती। एक भी सीट ऐसी नहीं थी कि जो भारतीय जनता पार्टी न जीत पाई हो। दूसरा, विश्वसनीयता क्या है नेतृत्व की। देखिए 1971 में इंदिरा गांधी कहती हैं कि गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, लेकिन इंदिरा गांधी गरीबी नहीं हटा पाई और कांग्रेस नहीं हटा पाई। दूसरा एक और उदाहरण याद कीजिए, जब हिमाचल का चुनाव हो रहा था तो इसी महंगाई को लेकर कांग्रेस चुनाव में गई, और जब चुनाव का परिणाम आया, हिमाचल में जीत हुई, तो पेट्रोल पर 5 रुपया और डीजल पर 4 रुपया ये कांग्रेस की सरकार ने जीतने के बाद हिमाचल की जनता को उसकी महंगाई का इनाम दिया। तो जो लोग जो तर्क देते हैं, बीते समय में उन्होंने उस तर्क पर कितनी ईमानदारी से काम किया ये जनता देखती है। देखिए जनता को लगता है कि कौन उनकी शंका का समाधान कर सकता है, कौन उनके लिए बेहतर कर सकता है, कौन उनके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, और कौन चुनाव के बाद विदेश में जाकर छुट्टियां मना रहा है। यह नेतृत्व की विश्वसनीयता निश्चित रूप से जनता के सामने आती है, और जनता इसी आधार पर वोट देती है। देखिए अब वो दौर चला गया कि 5 साल में एक बार नेता आएगा, चुनाव के दौरान हाथ में हिलाएगा, उसके बाद प्रणाम करेगा और आपसे वोट मांगेगा, आप उसे वोट दे देंगे। जनता हर दिन, हर पल, हर समय विश्वसनीयता के आधार पर उसे कसती है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार के 5 साल का कार्यकाल देखिए। 2014 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी 2 लाख सरकारी नौकरियां देती है, और भारतीय जनता पार्टी 2017 से लेके 22 के बीच में 6 लाख सरकारी नौकरी देती है, जबकि बीच के 2 वर्ष कोरोना में बेकार चले जाते हैं। तो ऐसे समय में जनता विश्वसनीयता के आधार पर देखती है कि नौकरी जो देने वाला है वो कैसे दे रहा है, कैसे उत्तर प्रदेश में नौकरियां बिकती थी, ये सबने देखा है। एक छोटा सा जवाब शरद जी, उसके बाद देखा है। तो मुझे उसके बाद मैं हिलाल जी का रुख करता हूं। मैं बस 1 मिनट, बस 2 लाइन का जवाब। जी बिल्कुल। ये अभी आपने, हमारे साथी ने बोला है कि लखीमपुर में किसानों का हिंसक प्रदर्शन हुआ था। मैं उस बात को नहीं समझ पाया, जिन्होंने जीप से कुचला था वो किसान थे, या जो जीप से कुचल के मर गए वो किसान थे? ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था कि ये जो अहंकार सरकारों में आ जाता है, उनको लगता है कि वो कुछ भी करे वो जीत जाएंगे। जनता इसी को रोटी पलटने का आंदोलन बोलती है। जनता कहती है कि अब ये जमीन से भटक गए हैं, इनको यथार्थ पता नहीं है, अब ये अहंकार में है, धीरे धीरे तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ चले आ रहे हैं, इनको पलट दीजिए। जो मोदी जी हर सड़क पे एक ना एक बार एम्बुलेंस रोक के वो पूरी की पूरी शूट जरूर कराते हैं, उन्हीं के नेता ने अभी 2 बच्चों को कुचल के सड़क पे मार दिया, और कन्वॉय की एक भी गाड़ी वहां नहीं रुकी। ठीक है, ये आपका मॉरल एसिडेंसी है, और आपका यही तानाशाही नजरिया जनता को आतंकित करती है। ठीक है संजय जी। देखिए ये भूल गए कि 1 तारीख कुशीनगर के अंदर जब मुलायम सिंह सरकार थी तो 17 लोगों को इसलिए गोली चला के मार दिया गया था क्योंकि वो कह रहे थे कि कुशीनगर की जो गन्ना की मिल है वो प्राइवेट हाथों में नहीं बेची जानी चाहिए। आज ये किसानों की बात करते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या का समाधान हो गया है। आज इस चुनाव में गन्ना के किसान अपनी मांगों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जीप से चढ़ा के मारना शुरू कर देंगे। आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो जीप से चढ़ा के मारना शुरू कर देंगे आप। 2014 में जवाब है नहीं, मैं जानता हूं, आम जनता मैं चाहता हूं कि सर ये तो आरोप हुआ ना। देखिए ये तो आरोप हो गया, एक दूसरे पर आरोप हो गया कि आपकी सरकार थी तो आपने गोलियां चलवा दी, आपकी सरकार थी तो आपने जीप चढ़वा दी। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि लेकिन जनता का विश्वास किस पर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एक मिनट, हिलाल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संजय जी मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। हिलाल जी को एक बार मौका दे रहा है। हिलाल जी क्यों नहीं है भाई? ठीक सर मैं आ रहा हूं। हिलाल जी, किसानों की कोई बात आज क्यों नहीं हो पा रही है? ठीक है मैं आता हूं सर आपके पास। हिलाल जी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से ये दावा कर रही है कि देखिए 295 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन जीतेगा, मान लिया इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है इंडिया गठबंधन कई जगह पर वो गठबंधन हुआ ही नहीं। जैसे कि
पश्चिम बंगाल में देख रहे तो ममता बनर्जी साथ तो है लेकिन वहां पर गठबंधन नहीं हुआ है। ऐसे ही केरला में देखें वहां पर जो है वो आमने सामने एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को कहा जाए कि साथ ही नहीं मिला, या फिर जहां भी सिंगल फाइट है कांग्रेस पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से, वहां पर मुकाबला जो है वो कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में किस आधार पर आप ये जो आंकड़ा है वो प्रस्तुत कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर हम दो बातें कहेंगे। हम लोग यहाँ पे जो 6 लोग बैठे हुए हैं, इसमें 6 लोगों ने बहुत से भारतीय राजनीति के मोड़ों को देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। जैसे हम शुरू करते हैं, 1977 में कांग्रेस की सरकार जा रही है, इसके लिए हमको किसी एग्जिट पोल की जरूरत नहीं हुई। सारी जनता देश की जानती थी कि कांग्रेस की सरकार जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता पार्टी बनी थी उसकी सीटें 400 नहीं थी, जबकि सारे देश में इसके ऊपर था कि कांग्रेस की सरकार जा रही है। 1980 में कांग्रेस आ रही है, ये सारा देश जानता था, हर तरफ इस चीज का शोर था, लेकिन कांग्रेस की 400 नहीं थी। 1984 में जब कांग्रेस को 400 सीटें मिल रही थी, तो वहां पर क्या था कि कोई भी ऐसा नहीं था जो एक वोट कांग्रेस के अलावा किसी को देने को तैयार हो, और वो जो है देखा था कि कांग्रेस को 400 पार सीटें थी। आप हमको उसके और आगे हम आ जाते हैं, उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसको लेकर के किसी को कोई शक व शुबा नहीं था। कितनी सीटें मिलेंगी इस पे हो सकता है डिबेट रही हो, और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती। आज की तारीख में कोई नहीं जानता था एग्जिट पोल के आने से पहले कि किसको कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जितने भी विश्लेषक थे, किसी विश्लेषक से आप बात कर लीजिए, उनका यह कहना था कांटे की टक्कर है, देखिए ऊंट किस करवट बैठता है, और भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें यहां पर दिखाई जा रही हैं। अब तक जितने चुनाव हुए हैं, हम सब लोगों ने उसको पढ़ा है या देखा है। आप बता दीजिए 400 सीटें आ रही हों और किसी को पता ना लगे, 400 सीटों का मतलब वह सुनामी आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों ने यह दिखाया है कि 0 सीट मिल रही है समाजवादी पार्टी और इंडिया आईएनसी को, कांग्रेस को। यानी कि अखिलेश जी भी हार रहे हैं, राहुल जी भी हार रहे हैं, डिंपल जी भी हार रही है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि जो अपनी जगह से जीत रहा हो। इतनी बड़ी सुनामी चल रही है और किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है। तो इस वजह से लेकिन सर, हम जो सर्वे दिखा रहे हैं उसमें एक भी सर्वे ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 0 सीट मिलेगी। नहीं, आपकी बात देखिए, वो बात ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा एक बहुत बड़ा सर्वे नहीं है जो ये दिखा रहा हो? एक बात। दूसरा, सर्वे के अंदर एक और खासियत है कि जहां जितनी सीटें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा विपक्ष को मिलेंगी, आप सारे सर्वे उठा के देख लीजिए, 4-6 इधर उधर होने के अलावा सारी सीटें वैसी दे दी गई हैं। अब आप बताइए कि जो चीज प्रधानमंत्री जी मंच से बोल रहे हैं वो हमको अगर सर्वे में भी दिख रहा है, तो हम उसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हो सकता है ये एक कोइंसिडेंस हो, हम इसके कोई रूल आउट नहीं करते, लेकिन दिख हमको वही रहा है यहां पर। दूसरी बात। तीसरी बात, आपने पूछा कि हमारा जो है वो गठबंधन कहां पर हुआ और कहां पर नहीं हुआ और उसका क्या परिणाम होगा। जो सर्वे हमको खराब भी दिखा रहे हैं, जो हमको ये भी नहीं दिखा रहे हैं कि 50 सीटें पाएंगे, वो भी जो है वो हमको मान रहे हैं कि केरला में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो भी मान रहे हैं कि हमने जो है वो पंजाब में बहुत अच्छा किया है। कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं नतीजा आ रहा है जिसके अंदर ये लगे कि वहां गठबंधन ना करने की वजह से किसी भी तरह का हमको कोई भी नुकसान हुआ हो। जो खराब से खराब सर्वे की, हम उसकी बात कर रहे हैं। रही बात बंगाल की, तो निश्चित रूप से बंगाल में जो है वो ममता जी को लगता था कि वो अकेले लड़ करके और बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं। उन्होंने जो है वहां पर हमसे गठबंधन था, सीटों का तालमेल उनके साथ नहीं हुआ। ये बात अपने आप में आपकी सही है, लेकिन क्या इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 सीटें जीत जाएगी? आपस में किसी तरह का कोई संगति नहीं दिखाई दे रही है। तो जो हम लोग सवाल उठा रहे हैं इस सर्वे के ऊपर, वो सवाल जो है वो ये है कि हमको 295 मिलेंगी। हमारे पास एक देखिए 295 ऐसा नंबर नहीं है कि इसके लिए आंधी सर आपको 400 सीटें जिस तरह की बात की जा रही है, 400 सीटें आने वाली है क्या? ठीक है सर, वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको एलान जी रोकना चाहूंगा। एक फाइनल कमेंट सर से।
आपको लगता है 400 सीटें वास्तव में आ रही हैं? क्या ये जो हवा बनाई जा रही थी या फिर जो भी एक कार्यकर्ताओं के लिए एक टारगेट जो है वो सेट किया जा रहा था, आपको लगता देखिए है? हम अब तो सर सर्वे में भी आ गई है वो। हम डाटाबेस बात करते हैं, जैसे 1984 ऐसा था जिसमें 415 सीटें कांग्रेस को मिली थी जी, और 2019 में 303 सीटें मिली थी। आप 3600 राज्य केंद्र शासित प्रदेश का चार्ट बना लीजिए और उसमें सीट 415 लिख दीजिए और 2019 बीजेपी का 303 लिख दीजिए, अपने आप परिणाम तय हो जाएगा कितनी सीटें क्या है। नहीं, आपका आकलन क्या कहता है एक बार दर्शकों को अगर चाहे जब? तो मेरा आकलन तो भाई नहीं लगता कोई 400 के चलिए, चीजें सर अगर का है, आकलन कुछ जो है चीजें- वो नहीं लगता है कि 400 पार 400 होगी, लेकिन तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं एक एज जो है उनको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए, ये अभी भी आपको बता दें कि ये सिर्फ एग्जिट पोल हैं, लेकिन असली जो नतीजे हैं वो 4 जून को सामने आएंगे, वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे, कवरेज लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। दादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बस साथ रख जो शुद्ध है, शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं, जैसे सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं, जैसे सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। आ से वाह, क्या बात है। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं, जैसे सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ यार मिला तार मिला। जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ खाना बचाओ। हवा हवा Breaking news! Aliens invade Earth. Fashionable people seem to be targets. The Agio Big Bold Sale is live now. Best prices guaranteed on all brands. Download the app and shop now. आज बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। अगर आप सही हैं, तो आपका इनाम क्या है? अगर करनी है भविष्यवाणी तो करो पैरी मैच पर और बड़े इनाम जीतो। बिजली की तेजी से निकासी का आनंद लें। पैरी मैच अभी खेलें। चांदनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आर नगर कानपुर और चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर और चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अगर आप भी बनाना चाहते हैं पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर करियर, तो ज्वाइन करिए चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर 347 विकास नगर लखनपुर कानपुर और चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग मसौसी रमाबाई नगर कानपुर। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं, जैसे सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। बस साथ रख जो शुद्ध है, शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
विमल, बोलो जुबान केसरी। नूरमन क्रीम और नूरमन तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पुरानी जनरेशन के क्लासिक है शौक, नई जनरेशन को चाहिए नए जमाने की मौज। हर जनरेशन का अलग है अंदाज, अलग है ढंग, लेकिन सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग। कमला पसंद इलायची, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों के बाद विपक्ष में हाहाकार, एनडीए खेमे में खुशी की लहर। चुनाव आयोग से मिला एनडीए और इंडिया का प्रतिनिधिमंडल। इंडिया ब्लॉक की चुनाव में पारदर्शिता रखने की मांग तो एनडीए ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग। केजरीवाल फिर से वापस गए जेल जाने से पहले 3 थ्योरी दे गए अरविंद केजरीवाल। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा संदेश। मतगणना को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्रों पर होगी मतगणना। 871 टेबल पर लोकसभा वार काउंटिंग की व्यवस्था। कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित डीसीएम ने 10 लोगों को रौंदा। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिस प्रोग्राम इज को-पावर्ड बाय डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मस्त, जबरदस्त। ट्राई करिए राजेश राघव भोग चक्की आटा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है, जहां पर